डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आज नीट प्रिपरेशन के लिए डाइजेशन के चैप्टर को अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसके मेन पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। डाइजेशन चैप्टर के लेफ्ट साइड पे देखिए आप, है ना, अल्फोंसो कॉर्टी ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे काम किया था। आपको याद होगा, ईयर दो फंक्शन करते हैं। ईयर को हम स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। ये बैलेंसिंग भी करते हैं और हेयरिंग भी करते हैं। कान, ईयर स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है, बैलेंसिंग भी करते हैं और हेयरिंग भी करते हैं। हेयरिंग के लिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। कॉर्टाई ने इस पर वर्क किया था, मार्क कर लीजिए। बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया कंटेनिंग द हेयर सेल्स। बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया containing the hair cells that convert the sound vibration into the nerve impulse, organ of Corti। साइंटिस्ट कौन से थे? ये इटालियन थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स पॉलीमर डाइजेशन के बाद मोनोमर में चेंज हो जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में मेन पॉइंट देखिए आप, टीथ बोनी सॉकेट में होते हैं। ह्यूमन बीइंग के टीथ जॉ बोन्स के बोनी सॉकेट में स्थित होते हैं। तो ऐसे टीथ को हम कहते हैं थीकोडोंट। टीथ फिक्स इन द बोनी सॉकेट इज कॉल्ड थीकोडोंट। सभी मैमल्स के टीथ थीकोडोंट होते हैं। डाइफाइडोंट टीथ का मतलब होता है कि टीथ लाइफ में 2 बार निकलते हैं, ठीक है। एक बार निकलते हैं टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, वो रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, जो कि बाद में परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाइए। डेंटल फार्मूला तो याद होगा आपको, उससे पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में 1-2 पॉइंट बस मार्क करना है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड को मार्क कर लीजिए। पेंक्रियाज, इलियम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सिग्माइड कोलन एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग में टीथ की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। 32 परमानेंट टीथ हैं, है ना। ह्यूमन में हेटेरोडोंट टीथ हैं। हेटेरोडोंट टीथ का मतलब होता है कि इंसाइजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है और मोलर भी है। इंसाइजर को आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से और मोलर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंटल फार्मूला क्या है? 2123/2123। देखिए, डेंटल फार्मूला में हम अपर जा के डेंटिशन को ऊपर लिखते हैं और लोअर जा के डेंटिशन को नीचे लिखते हैं। तो पहले इंसाइजर, फिर प्रीमोलर, पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। मतलब पहले हम डेंटल फार्मूला इंसाइजर लिखते हैं, उसके बाद कैनाइन लिखते हैं, फिर प्रीमोलर लिखते हैं, फिर मोलर लिखते हैं। अब जैसे ह्यूमन डेंटल फार्मूला है एडल्ट का, तो 2 क्या है? इंसाइजर, 1 क्या है? कैनाइन, 2 क्या है? प्रीमोलर, 3 क्या है? मोलर। ऐसे ही लोअर जा में हो जाएगा 2123। ये हाफ का फार्मूला है, तो इसको हम अगर जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? ये 8/8 कितना हो जाएगा? 16/16 और इक्वल टू हो जाएगा 32।
चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला होता है ना, उसमें क्या होता है 2102। चाइल्ड का डेंटल फार्मूला जो है वो क्या है 2102। 2102। टोटल कितने जाते हैं 20 दांत होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड में एब्सेंट कौन सा है, प्रीमोलर एब्सेंट है और लास्ट मोलर एब्सेंट है। चाइल्ड में प्रीमोलर और लास्ट मोलर एब्सेंट है। अब इसी से हम निकाल लेंगे मोनोफायरडोंट का फार्मूला। जो सबसे ऊपर हमने लिखा था वो डायफायरडोंट का था। चाइल्ड का है चाइल्ड का जो है वो कौन सा है फार्मूला, डायफायरडोंट का, क्योंकि इसमें 2 बार दांत निकलेंगे। ये चाइल्ड वाले रिप्लेस हो फिर दोबारा निकल आएंगे। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डायफायरडोंट का डेंटल फार्मूला लिखें, तो आप लिखेंगे 2102। ठीक है, और अगर मोनोफायरडोंट का आता है तो तब आप क्या लिखेंगे, मोनोफायरडोंट में फिर समझ लीजिए एक बार। अगर डायफायरडोंट का फार्मूला आता है तो आप लिखेंगे 2102/2102। मोनोफायरडोंट का आता है तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप ऊपर वाले को से, तो 0021 आ गया, 0021। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आप जोड़ लीजिए, 12 हो जाएंगे ये, है ना। देखिए 213, 3 डबल कर लिए 6, तो 6 ऊपर है 6 नीचे, कितने होगा टोटल 12। ठीक है, तो चाइल्ड वाला फार्मूला किसका है, डायफायरडोंट का। ठीक है, ये चाइल्ड वाला डायफायरडोंट का है 2102/2102, और मोनोफायरडोंट है 0021/0021। ठीक है, याद रखेंगे ना डायफायरडोंट और मोनोफायरडोंट को। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ दिया आप, एपिग्लॉटिड्स। एपिग्लॉटिड्स क्या करता है, फूड को, है ना, ग्लॉटिड्स में जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिड्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसोफेगस, जे शेप स्टमक में ओपन होता है। मार्क कर लीजिए आप। स्टमक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कार्डियक जिसमें इसोफेगस खुलता है, फंडिक बॉडी जो सेंट्रल पार्ट है, और पाइलोरिक। पाइलोरिक जहाँ खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सी शेप ड्यूडेनम होती है। सी शेप क्या है, ड्यूडेनम है। इलियम ओपन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, 3, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम में स्मॉल ब्लाइंड सेगल स्ट्रक्चर है, इसमें सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं। ठीक है, और इसी को हम वर्मीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोलन में डिवाइड करते हैं हम असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्माइड कोलन। नेक्स्ट, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हम कंसीडर करते हैं तो इसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है और मेसोपिथेलियम बनी होती है। मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स से बनी होती है। ऑब्लिक मसल्स लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, मोस्टली स्टोमक, जिसमें ऑब्लिक मसल्स होती हैं स्टोमक में मेनली। नेक्स्ट, ठीक है, स्टोमक में ऑब्लिक मसल्स लेयर होती हैं। तो स्टोमक की हिस्टोलॉजी में क्या हो जाएगा, सिरोसा, सबसिरोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, उसके बाद सर्कुलर मसल्स लेयर, फिर ऑब्लिक मसल्स लेयर, उसके बाद क्या आएगा, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, ऑब्लिक मसल्स लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। स्टमक की इनर सरफेस पर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, उसे हम विलाई कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए।
बल्कि डायग्राम देख लें पहले आप। इसमें पोजीशन दिखाई इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर की। नेक्स्ट नीचे डायग्राम दे रखा है स्टमक का, इसको मार्क कर लीजिए आप। इसके पार्ट जो है उसे नोट कर लें। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम है गट के सेक्शन का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट। मार्क कीजिए सिरोसा, तो इसके बाद आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, इनर सर्कुलर मसल्स लेयर, इन दोनों मिला कहते हैं मस्कुलरिस। उसके बाद सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा एंड ल्यूमेन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम दे रखा है इन्होंने। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा शोइंग विलाई। नेक्स्ट उस पर आ जाइए थ्योरी पर। म्यूकोसा एपिथेलियल सेल हैज गॉबलेट सेल सिक्रेट म्यूकस। Goblet cells secrete mucus that help in lubrication. Mucosa also forms glands in stomach, gastric glands. Mucosa also forms glands in stomach, gastric glands, and crypts in between the base of villi in the intestine, crypt of liver cone. नेक्स्ट आ जाइए डाइजेस्टिव ग्लैंड पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास ग्लैंड्स हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स में 3 पेयर सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड है, पहली है पैरोटिड, उसके बाद है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जा में, और फिर है सबलिंगुअल टंग के नीचे। ये ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रेट करती हैं। सॉरी, सलाइवा ग्लैंड सिक्रेट द सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। फिर सुने एक बार, सलाइवा के लिए 3 पेयर ग्लैंड्स हैं। पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, पहली है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड। देखिए सलाइवा 3 सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पहली सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पॉइजनस स्नेक्स में पैरोटिड ग्लैंड मॉडिफाइड होकर पॉइजन ग्लैंड बनाती है। तो सब पहली कौन सी हो गई? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी हो गई सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और तीसरी कौन सी हो गई? सब लिंगुअल। ठीक है, लीवर, hepatic lobules are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells are in the form of cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheet called glycan capsule. Bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and stored in gallbladder. मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है। सलाइवा में लाइसोजाइम थायोसाइनेट आयन होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर हैं। फर्स्ट पेयर का नाम है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? हेपेटिक लोब्यूल्स। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट
बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको मार्क कीजिए, बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी। बहुत आता है क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ ओडी को मार्क करना है आपको। स्फिंक्टर ऑफ ओडी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग पर होता है। पेनक्रियास ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन निकलते हैं, वो आप एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डायग्राम में मेन पॉइंट को मार्क करें। गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, कॉमन हेपेटिक डक्ट, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। पाजिए डाइजेशन ऑफ फूड, बक्कल कैविटी में फूड को का मैस्टिकेशन होता है और मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को हम फिर बोलस कहते हैं और बोलस को इंगेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इंगेशन ऑफ बोलस कॉल्ड डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटेशन, डीग्लूटिशन। और बोलस एसोफेगस के पेरिस्टोसिस मूवमेंट के द्वारा स्टमक में पहुंच जाता है। सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बायोकार्बोनेट आयन एंजाइम्स होते हैं। इसमें एमाइलेज एंजाइम और लाइसोजाइम, थायोसाइनाइड आयन वगैरह होते हैं। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है और एमाइलेज मीन्स टाइलिन। एमाइलेज मीन्स कौन सा है? टाइलिन एंजाइम है जो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज करता है। सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, समझ होता है टाइलिन, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट पेज पर आइए। देखिए 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है एंजाइम एमाइलेज के द्वारा। एमाइलेज मीन्स टाइलिन। सिलेवरी एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं, सिलेवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी कह देते हैं। तो 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज हो गई, ठीक, इसमें बक्कल कैविटी में। सलाइवा का पीएच होता है 6.8। नेक्स्ट, gastric glands have 3 major type of cells. Mucous neck cells secrete mucus, peptic or chief cells secrete proenzyme and pepsinogen, parietal or oxyntic cells secrete HCl और intrinsic factor कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसको मार्क कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टमक में फूड काइम में बदल जाता है। स्टमक का पीएच होता है 1 to 3। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स में। रेनिन, RENNIN, रेनिन इज ए प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में रेनिन विच हैव द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसीन। एडल्ट में मिल्क का डाइजेशन पेप्सिन के ही द्वारा होता है। नेक्स्ट,
एडल्ट में मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन के थ्रू होता है। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब जो पॉइंट अंडरलाइन करें उसको जरा मार्क कीजिए ध्यान से। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस, न्यूक्लेजेस को मार्क कर लें। तो क्वेश्चन आता है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकाइनेज। नेक्स्ट, bile help in emulsification of fat. Goblet cells secrete mucus. इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंड्रिकस भी कहते हैं। इट कंटेन डाइसैकराइडेजेस लाइक माल्टेज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। Mucus along with the bicarbonate ion form the pancreas, protect the intestinal mucosa from acid and provide alkaline medium. Mucus along with the bicarbonate ion from the pancreas. Mucus along with the bicarbonate from pancreas protect the intestinal mucosa. नेक्स्ट आ जाइए, प्रोटीन्स, पेप्टोन, प्रोटीजेस को ट्रिप्सिन एंजाइम डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट में न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूक्लियोटाइड बाद में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, डाइपेप्टाइडेज को डाइपेप्टाइडेज अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सुक्रोज को सुक्रेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हुआ। न्यूक्लियोसाइडेजेज के द्वारा शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अगर इन लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को मार्क कर लें। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विद हेल्प इन एडरिंग द वेस्ट पार्टिकल टुगेदर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए आप, एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है इस वक्त स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। 9.45 किसकी है? फैट की है। और 4.1 किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की है रेस्पेक्टिवली। वेयर एज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट की 4, प्रोटीन की 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की है 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, देखिए, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन, like chloride ion, 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 like chlor
are generally absorbed by the simple diffusion. The passage of these substances into the blood depend upon the concentration gradient. Glucose amino acid are absorbed with the help of carrier protein. इसे कहते हैं facilitated transport. Transport of water depend on the osmotic gradient. Active transport occur against the concentration gradient. Amino acid monosaccharide like glucose, electrolyte like sodium ion are absorbed into the blood by this mechanism is active transport. Active transport. Fatty acid and glycerol being insoluble cannot be absorbed into the next page पर ये cannot absorb into the blood. They are first incorporated into small droplets called micelle, which move into the intestinal mucosa. The function of large intestine. Large intestine का function क्या है? मार्क करें. Absorption of some water, mineral and certain drugs, and secretion of mucus which help in adhering the waste. Activity of gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. हार्मोनल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल होता है डाइजेशन के लिए. नेक्स्ट आ जाइए. एक्चुअल अमाउंट of energy combustion of 1 gram of food is the physiologic value of food. Gross calorie value of carbohydrate, protein and fat are 4.1 kilocalorie per gram, 5.65 kilocalorie per gram and 9.45 kilocalorie per gram respectively. कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कितनी लिखी इन्होंने? 4.1. अच्छा, फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है? 4.0 किलो कैलोरी. और फिजियोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कितनी है? 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम. और फैट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम. देखिए, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेशन फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड in a bomb calorimeter is closed metal chamber filled with oxygen is its gross calorific or gross energy value. और दूसरा है the actual amount of energy combustion of 1 gram of food is the physiologic value of food. Gross caloric value of carbohydrate, protein and fats are. देखिए 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू है. 5.65 किलो कैलोरी कौन सी है? कैलोरीफिक. 9.45 कौन सी? कैलोरीफिक. और फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है इनकी? फिजियोलॉजिक वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट की 4.0, प्रोटीन की 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम. स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by the simple diffusion. स्मॉल अमाउंट की बात हुई है. और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर. सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. उसके लिए कौन कौन से हैं? अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय दिस मैकेनिज्म. लिखा है क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ठीक है. एक्टिव
ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, फैट का एब्जॉर्प्शन जब होता है तो बनता है एमल्सिफाइड फैट बन जाती है, और एमल्सिफाइड फैट से फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो कन्वर्ट हो जाती है काइलोमाइक्रोन फैट में, और काइलोमाइक्रोन फैट जो है ट्रांसपोर्ट होती है किसमें, लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स में। फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता, फैट का एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में लैक्टियल्स में होता है, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में लैक्टियल्स में होता है। लैक्टियल्स इंटेस्टाइनल विलाई में होती हैं। देखिए माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरी। तो माउथ में ड्रग्स का, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल का हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। Absorb some substance finally reach the tissue which utilize them for activities, उसे कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जॉन्डिस में लीवर अफेक्टेड हो जाता है, स्किन, आइज येलो कलर की होती हैं। वोमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। डायरिया एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड मूवमेंट, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट। डायरिया क्या है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। जब डायरिया होता है ना तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन में बोवल मूवमेंट नहीं होता है ना, इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन बोवल मूवमेंट क्या रहता है, इरेगुलर हो जाता है। इनडाइजेशन में फूड पॉइजनिंग है, एंजाइटी है, सिक्रेशन है ना, और ये एंजाइम्स की कमी से होता है इनडाइजेशन, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, ठीक है। इनडाइजेशन, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। नेक्स्ट पेज पर आइए, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। बांग्लादेश में भी है। मेरेस्मस और क्वाशरकोर आते हैं इसमें। Marasmus is produced by the simultaneously deficiency of protein and calories. ये किन बच्चों को होता है, इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट लेस देन ए ईयर इन एज। जो 1 साल से छोटे होते हैं उनमें मेरेस्मस होता है। इनमें डिफिशेंसी ग्रोथ की होती है एंड रिप्लेसमेंट टिश्यू प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रीम एमेसिएशन ऑफ बॉडी, थिकनिंग ऑफ लिम्स, स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल, ग्रोथ रेट और ग्रोथ वेट डिक्लाइन कम हो जाता है।
ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होता। क्वाशरकोर इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशिएंसी, ठीक है। क्वाशरकोर बंद 1 साल से ज़्यादा बच्चों को होता है, जिनकी एज 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशरकोर होता है। और 1 साल से पहले मेरेस्मस है। वास्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेल्योर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सटेंसिव एडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये क्वाशरकोर में रह देता है। तो देखिए, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से 2 डिजीज़ हैं, एक मेरेस्मस है, एक क्वाशरकोर है। एक मेरेस्मस है, दूसरी कौन सी है? क्वाशरकोर। मेरेस्मस एंड क्वाशरकोर, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।